Hello dear NEET aspirants, welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET channel जहां आपको मिलता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लेक्चर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया था हमारे क्लास 12th का चैप्टर सॉलिड स्टेट। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 हम कवर कर चुके हैं, आज है लेक्चर नंबर 2 और आज हम क्या क्या देखने वाले हैं एक बार स्टडी कर लेते हैं। हम देखेंगे भाई क्रिस्टल, लैटिस और यूनिट सेल क्या होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगली चीज नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जो भाई टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बनते हैं क्वेश्चंस। क्या बनते हैं भाई? इससे बनते हैं हमारे मेन एग्जाम में क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन ठीक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं चलेगा। फिर आप बोलोगे मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो? अरे ये नहीं समझोगे तो ये नहीं समझ आएगा, सीधी सी चीज। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद फिर अप्रोच करेंगे वहां जहां से क्वेश्चन निकल कर आता है। परफेक्ट, चलिए बने रहेंगे एंड तक। स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ में। और जैसा कि आपको पता है नीट मॉड्यूल में सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाते हैं, डीपीपी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उसके बाद फिर यू गेट सॉल्यूशंस आल्सो। फिर है हमारा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज, हर चैप्टर के बाद आती है कि उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सारी हमारी प्रॉपर एनालिसिस हो जाती है इससे। फिर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, वीकली टेस्ट पेपर, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट, या फिर आपका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एग्जाम से रिलेटेड तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए फिर वन शॉट रिविजन एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब आपके नीट कोर्स मॉड्यूल का हिस्सा है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर के साथ। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज क्या पढ़नी है भाई आज? क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस जिसे हम बोलते हैं, ये होता क्या है? तो देखो, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, सॉलिड है भाई तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे। क्या क्या? या तो एटम्स, या तो मॉलिक्यूल्स, या तो आयंस। आयोनिक सॉलिड है तो, है ना? सी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न। रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। द पोजीशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट इन अ क्रिस्टल रिलेटिव टू वन अनदर इन स्पेस आर जनरली शोन बाय पॉइंट्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स अरेंज्ड है, मतलब जैसे जो एटम है वो हमारे क्रिस्टल में कहां कहां प्रेजेंट है, ये हम किससे शो कर देते हैं भाई? पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, फिर से पढ़ो ये स्टेटमेंट, पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स इन अ क्रिस्टल रिलेटिव टू वन अनदर इन अ स्पेस आर जनरली शोन बाय पॉइंट्स। इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि मान लो ये हमारा एक क्रिस्टल है। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक क्रिस्टल है। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ हैं, किस तरह से अरेंज्ड है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये हम इस तरह से बता सकते हैं कि भाई जो हमारा जो स्पेस है उसमें जो एटम्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो इस तरह से अरेंज्ड है। अब इस तरह से जब अरेंज्ड है तो क्या इनका कोई स्ट्रक्चर निकल कर नहीं आ रहा है? लेकिन यही रुककर बात करो, थोड़ी सी फिर से पढ़ो कि जो पोजीशन होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इन अ क्रिस्टल रिलेटिव टू वन अनदर, इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में क्या है? यहां पर है। इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में क्या है? यहां पर है। इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में क्या है? डायगोनली ऑपोजिट। इस तरह से जो अरेंजमेंट होती है इसको हम शो कैसे करते हैं? इसको हम शो करते हैं पॉइंट्स के थ्रू। मतलब एक एक पॉइंट क्या डिफाइन कर रहा है? हर एक पॉइंट बेटा क्या बता रहा है? हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। ठीक है, तो हमने पॉइंट्स के थ्रू जो स्पेस में
एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी क्रिस्टल के, वो हमने शो कर दिए। चलिए इतनी बात हो गई। आगे, अरेंजमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज स्पेस लैटिस, जो आपके सामने है। देखो यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। सी अगर बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स, इतने कि मतलब हम समझ ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए। सी हियर, मैं ट्राई करूंगी फिर भी। देखो एक ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, मिलकर एक क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। सिमिलरली ऐसे ही रिपीटिंग पैटर्न पूरा हमें मिल जाएगा देखने के लिए। सी अगर यहाँ पर इसको कंसिडर करते हैं, सो वील गेट इट लाइक दिस। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक हो गया, फिर यहाँ पर एक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बन रहा है, ये एक, लेट अस मेक इट, क्या ये क्यूब बन जाएगा? चेक करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं। वेट 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 वेट, ठीक है, इनको ज्वाइन करते हैं। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये ज्वाइन किया हमने, बिल्कुल हमारा ये एक क्या बन गया, क्या बन गया भाई, एक क्यूब बन गया, राइट। बनेगा, बनेगा, अभी बनेगा लाइक दिस, ठीक है, डन। तो ऐसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स रिपीटेड पैटर्न रहता है जो हमें देखने को मिलता है ना। तो क्या बोला है यहाँ पर, अरेंजमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स। ये तो एक हमने कंसिडर किया है, और ऐसे ही बहुत सारे जॉइंड हैं, बहुत सारे इसी तरह के अरेंजमेंट्स आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। मतलब ये जो हमारा आई वुड से एटम है या पार्टिकल है, ये किसी दूसरे शेप को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा, सेम शेप लेकिन दूसरी जगह, फिर ये वाला तीसरी जगह, सेम शेप, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। Thus, a space lattice is a pattern of points that describes the arrangement of constituent units in a crystal. ये तो है पूरी हमारी स्पेस लैटिस, लेकिन अब हमें जो दूसरा टर्म पढ़ना है भाई, वो है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है समझेंगे, ठीक है। यहां पर देखो, मैं आपको बता देती हूं कि ये तो हमारी स्पेस लैटिस हो गई, लेकिन ये जो एक है, एक हमने क्यूब इससे डेसिफर किया है ना, तो इसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल होता है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न। यही पैटर्न रिपीट करके 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 पूरा स्पेस लैटिस बना देता है। एग्जाम्पल छोड़ो, 3D में छोड़ो, 2D में समझो। ये हमारे पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार पार्टिकल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलो, ये जो है भाई, ये हमारा एक पैटर्न है पॉइंट्स का जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करो, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन। क्या बन गया भाई, ये एक स्पेस बन गया, स्पेस लैटिस बन गई, ठीक है। दिस इज अ स्पेस लैटिस। ऐसे ही क्यूब बना था पिछले वाले स्लाइड में। यहां पर अब देखो कि ये जो पैटर्न्स हैं, ये सेम फॉर्मेट में रिपीट कर रहे हैं ना। इसके आगे ये, इसके आगे ये, इसके आगे ये, इसके आगे ये, इसके जस्ट नीचे ये, इसके जस्ट नीचे ये, इसके जस्ट नीचे ये, इसके जस्ट नीचे ये, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर ये, जस्ट ऊपर ये, जस्ट ऊपर। तो ये क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। क्या दिख रहा है, रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है। और इसमें से आप क्या मुझे बता पाओगे बेटा कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न कौन सा है? क्या लगता है? मैं इतना मान लूं कि हाँ भाई यही रिपीट होकर के ऐसा चला गया। क्या ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है? इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, लैटिस पॉइंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई 12 लैटिस पॉइंट्स। और अगर मैं सिर्फ सोचो कि इतना कंसिडर करूं कि ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, लेकिन क्या नीचे रिपीट हुआ? नहीं, नीचे तो भाई एक ब्लॉक कम पड़ गया ना, तो ये भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं है।
अब चलो सिर्फ मैं इतना कंसिडर कर लेती हूं, सिर्फ इतना सी, इसको थोड़ा सा और क्लियरली मैं आपको विजुअलाइज करवाती हूँ। सिर्फ अगर हमने इतना कंसिडर कर लिया है तो इसमें रिपीटिंग पैटर्न्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 यूनिट सेल्स हैं, सॉरी लैटिस पॉइंट्स हैं, और यही ब्लॉक पूरा रिपीट होता जा रहा है आगे पीछे ऊपर नीचे डायगोनली सब जगह। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, और इसी को हमने क्या बोला है, यूनिट सेल। अब एक चीज ध्यान देना कि यूनिट सेल का जो शेप है ना, यही हमारे पूरे स्पेस लैटिस का भी शेप होता है। देखो यहां पर जरा, ये हमारा जो यूनिट सेल था इसका शेप क्या था, क्यूबिक। तो जो हमारा पूरा क्रिस्टल है वो भी कैसा हो गया, क्यूबिक हो गया, नहीं हो गया, है ना। तो इस तरह से वी से कि जो यूनिट सेल होता है भाई, ये होता है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न। स्मॉलेस्ट क्यों, मतलब फिर उसमें सबसे कम लैटिस पॉइंट्स आएंगे, मिनिमम पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का हमने इतना ब्लॉक ले लिया, ये भी इंक्लूड कर लिया, और फिर हम बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा यूनिट सेल है, लेकिन क्या इसमें मिनिमम पॉइंट्स है, इसमें तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आ गए ना। ये मिनिमम पॉइंट्स हैं जो कि हर जगह रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसा यूनिट सेल चूज करते हैं, या जो कंडीशंस होती हैं यूनिट सेल को चूज करने की, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। अभी आपको इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, अभी इतनी चीजें आपको क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। आगे, position which are occupied by the atoms, ions or molecules in the crystal lattice are called lattice points। फिर से देख लो, ये हमारा क्रिस्टल है और इसी में जो पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहा है, एटम्स जो पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं भाई, इनको हम बोल रहे हैं लैटिस पॉइंट्स। ध्यान से ये सारी टर्म्स को सीख लेना, यहीं पर सीख करके चलोगे। ठीक है, इनको क्या बोल रहे हैं, लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयन को। ठीक है, चलो, या फिर लैटिस साइट्स भी बोल सकते हो आप। A three-dimensional space lattice, the following are the characteristics of a crystal lattice in a three-dimensional space lattice। अगर 3D लैटिस कंसिडर कर रहे हैं, मतलब यही जो है ऊपर भी है, यही जो है नीचे भी है, यही साइडवेज है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, 3D स्पेस लैटिस। अभी मैंने जो बनाई थी वो 2D थी, ये क्यूब है, 3D फिगर है, इसीलिए इससे जो लैटिस बनेगी वो 3D लैटिस होगी। लेकिन हमें बनाना नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है, हमसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। हमसे जो पूछेंगे क्वेश्चन टाइप जो होगा वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझो कि बताना क्या चाह रहे हैं आपको। चलो, एक चीज ये हो गई। अब The following are the characteristics of a crystal lattice। एक क्रिस्टल लैटिस जो है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं समझते हैं। पहली चीज, each point in a lattice is called lattice point और lattice site। यहाँ पर देखो, हर एक पॉइंट, ये हमारी 3D क्रिस्टल लैटिस है ना, तो इसमें हर वो पॉइंट बेटा, हर वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी, 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 ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब लैटिस पॉइंट्स ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लैटिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही बात बोली है वहां पर कि ये सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई, लैटिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगली चीज देखेंगे, a constituent particle in a crystal lattice is represented by a point। Done, clear। Lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the crystal lattice। ये चीज हमने देखी कि अगर हम lattice points की जो भी अरेंजमेंट है उनको ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक ज्योमेट्री दिख जाती है क्रिस्टल की, कि क्रिस्टल किस शेप का है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में अरेंज्ड है, या जो
स्पेस लैटिस है उसमें पार्टिकल्स कुछ इस फॉर्मेट में अरेंज्ड है, ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया, ठीक है, इस तरह की अरेंजमेंट है, ठीक है। एक जगह पर पार्टिकल्स कुछ इस फॉर्मेट में अरेंज्ड है भाई, ये हो गया, okay, we'll make this one. First let's study that one. इसके अगर पार्टिकल्स को हम ज्वाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं ना, यही लिखा था ना, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं भाई, ठीक है। ये एक हेक्सागन बन गया यहाँ पर, ओके चलो, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया है, ये साइडवेज को साइडवेज ज्वाइन कर दिए हैं, साइड वाले लैटिस पॉइंट्स को साइड में ज्वाइन कर दिया है, फिर ये पीछे वालों को पीछे वालों से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक कुछ शेप समझ में आ रहा है ना। तो यही बोला है कि जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं दे आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल का अगर हमें ज्योमेट्री पता लगाना है तो उनके लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है। चलो अब अगला आता है यूनिट सेल। क्या होता है, अ क्रिस्टल लैटिस में बी इमेजिन्ड टू बी मेड अप of a very large number of units known as unit cell। अब जो smallest repeating pattern होता है उसी को unit cell बोलते हैं। तो इन्होंने यही बोला है कि जो crystal lattice है उसको हम कैसे मान सकते हैं कि जो बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं वो मिल करके पूरी एक क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बना दे रहे हैं, ठीक है, डन, सॉर्टेड, चलेगा, ये चीज हम समझ चुके हैं। चलो अगली चीज क्या है, अ यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ क्रिस्टल लैटिस। क्या है यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो रिपीट हो करके पूरा का पूरा क्रिस्टल बना दे रहा है, ठीक है। Which when repeated again and again in different directions। मान लो ये एक यूनिट सेल है बेटा, मान लो ये एक यूनिट सेल है, मैं 3D में नहीं बनवा रही हूँ क्योंकि 3D में समझ नहीं पाओगे, है ना। यहाँ पर मैंने 2D में बनाया है, अब यही नीचे बना दिया, यही इधर बना दिया, सेम को यहाँ बना दिया, सेम यहाँ बना दिया, सेम यहाँ बना दिया, सेम यहाँ, सेम यहाँ, सेम यहाँ, तो ये क्या बन गया, एक क्रिस्टल बन गया ना। चलो ऐसा मत लो, डायमंड शेप ले लो, ये डायमंड शेप एक हमारा यूनिट सेल है, इसी को मैंने नीचे बना दिया, इसी को मैंने ऊपर बना दिया, ठीक है। फिर साइडवेज भी यही बन गया, साइडवेज यहाँ भी यही बन गया, 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 ठीक है। ऐसे बनाते बनाते जाओगे, बनाते जाओगे, ठीक है, इस तरह से आप बनाते जाओगे। तो क्या बन जाएगा, आपका पूरा एक क्रिस्टल बन जाएगा। और जो आपका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है ना, वो अगर डायमंड शेप का है तो आपका जो पूरा क्रिस्टल का शेप है वो भी कैसा आ रहा है, डायमंड आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है क्योंकि हमारा जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न था वो स्क्वायर शेप का था। समझ पा रहे हो, 2D में तो समझ पा रहे हो ना। ऐसे ही जो 3D के हमारे क्रिस्टल्स होते हैं या यूनिट सेल्स होते हैं, 3D क्रिस्टल्स जो होते हैं उनमें जो यूनिट सेल्स होते हैं वो भी ऐसे ही रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। चलो, सो अ यूनिट सेल इन 3 डायमेंशनल लैटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखते हैं। देखो, एक क्यूब के एग्जाम्पल से समझेंगे हम और बहुत आराम से समझ लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। मतलब जैसे मान लो ये एक हमारा यूनिट सेल है, बहुत बड़ा बनाया है ताकि आपको क्लियरली समझ आए चीजें, ठीक है। वेट 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 वेट, ठीक है। ये क्या है भाई, हमारा एक क्रिस्टल है, ठीक है। अब क्या बोला है कि एक यूनिट सेल जो है ये, सॉरी, ये नॉट, इट इज नॉट ए क्रिस्टल, इट इज अ यूनिट सेल, ठीक है। स्मॉलेस्ट पैटर्न जो रिपीट होता है, रिपीट होता जाता है। यहाँ पर देखो, अ यूनिट सेल इन 3 डायमेंशनल लैटिस, 3D लैटिस में क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखो, लेंथ ऑफ द इंटरसेक्टिंग एजेस A, B एंड C
these edges may or may not be mutually perpendicular. क्या बोला है भाई? लेंथ ऑफ द एजेस ए, बी और सी. लेंथ ऑफ द एजेस, ये जो हमारे एजेस है, ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया? सी हो गया. ठीक है, ये हमारी एजेस हो गई, एज लेंथ जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है? ये हमारी एजेस हो गई. इसके साथ होता है एक इंटरफेशियल एंगल. क्या होता है? इंटरफेशियल एंगल. मतलब हर एक फेस जो दूसरे फेस के साथ एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल. तो वो कैसे डिफाइन करेंगे अभी समझेंगे. पहले यहाँ पर क्या बोला है? एक चीज बोली है कि ये जो एजेस हैं दे मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. चलो ये तो इस तरह का क्रिस्टल है तो भाई परपेंडिकुलर दिख रही है, लेकिन इस तरह का क्रिस्टल हो गया, I have space here. ठीक है, अगर इस तरह का क्रिस्टल हो जाता है, अब इसमें जो एजेस है क्या वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है मतलब 90 डिग्री एंगल. ठीक है, तो कुछ जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें एंगल 90 डिग्री नहीं आता है. ठीक है, क्या नहीं आता है? एंगल 90 डिग्री नहीं आता है. तो उन क्रिस्टल्स के लिए फिर ये बोला है कि दे मे बी परपेंडिकुलर या फिर नॉट. पॉसिबिलिटी दोनों है. ठीक है, चलो तो एजेस हो गए ए, बी और सी. और दूसरी चीज जो कैरेक्टराइज करती है किसी भी यूनिट सेल को है वो है जो एंगल्स होते हैं एजेस के बीच में, या आप कह लो जो फेसेस होते हैं उनके बीच में जो एंगल्स होते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से. देखो अल्फा बिटवीन बी एंड सी चेक करते हैं, ये बी और सी है. ठीक है, ये बी है, बी एच एंड सी, इसके बीच में हो गया भाई अल्फा. फिर और क्या बोला है? बीटा बिटवीन ए एंड सी. ए और सी क्या है? ए और सी. ठीक है, ए और सी के बीच में बीटा हो गया. और गामा, गामा बिटवीन ए एंड बी. तो गामा बिटवीन ए एंड बी बना दिया. ये है ए और ये है बी, इसके बीच में गामा. तो ये जो हमारे एंगल्स होते हैं ये कैरेक्टराइज करते हैं किसी भी यूनिट सेल को, और एज लेंथ्स. ठीक है, दो बातें हैं. इन शॉर्ट अगर बोले तो जो इंटरसेक्टिंग एजेस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ए, बी एंड सी, ये 3D की बात हो रही है. ठीक है, 3 डायमेंशनल लैटिस में. और एंगल्स जो होते हैं इन बिटवीन द एजेस अल्फा, बीटा और गामा, इससे हमारा जो यूनिट सेल है वो कैरेक्टराइज होता है. ठीक है, thus a unit cell is characterized by lengths of A, B and C and the angles A, B, alpha, beta and gamma. These are known as the unit cell parameters. इन्हें हम क्या बोलते हैं? किसी भी यूनिट सेल के पैरामीटर्स. क्लियर है? चल ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कंडीशंस फॉर चूजिंग अ यूनिट सेल क्या होंगी. अगर हमें किसी भी क्रिस्टल लैटिस के यूनिट सेल को चूज करना है, बताना है, तो कैसे बताएंगे भाई? The unit cell is so chosen as to fulfill the following conditions. क्या? It should possess the same symmetry as the crystal. मतलब क्रिस्टल अगर पूरा क्यूबिक दिख रहा है तो जो यूनिट सेल है वो भी क्यूबिक ही होना चाहिए. सीधी बात है, यही चीज मैंने आपको बोली थी. चलो अगली क्या है? If there is a choice between 2 or more repeating units. अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये रिपीटिंग यूनिट बन सकता है और ये भी हमें दिख रहा है कि ये रिपीटिंग यूनिट बन सकता है, तो हम कौन सा चूज करेंगे? जिसमें लैटिस पॉइंट सबसे कम होंगे. वही मैंने बताया था आपको, 2D में एक्सप्लेन किया था कि एक जगह 6 लैटिस पॉइंट्स है, एक जगह केवल 4 लैटिस पॉइंट्स है. तो हमने कौन सा चूज किया? जिसमें 4 लैटिस पॉइंट्स थे. तो वही चीज बोली है, इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन 2 और मोर रिपीटिंग यूनिट्स, द वन विच हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज चूजन एज द यूनिट सेल. क्लियर है? चलो अब इसी के बेसिस पर आते हैं हमारे प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. देखो, यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. पहला क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल. तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कुछ नहीं है, लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं. मतलब जो सिंपल सा क्यूब होता है वही हमारा
प्रिमिटिव यूनिट सेल है। क्या है? यूनिट सेल विच हैव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स आर कॉल्ड सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। मतलब ये नॉर्मल क्यूब और इसमें लैटिस पॉइंट्स कहाँ बनाए थे? केवल इसके कॉर्नर्स पर, राइट? सिर्फ और सिर्फ इसके कॉर्नर्स पर बनाए थे हमने लैटिस पॉइंट्स। यहाँ 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 एक कॉर्नर, ये। तो ये क्या हो गया भाई? ये एग्जाम्पल हो गया है प्रिमिटिव यूनिट सेल का। ये एग्जाम्पल हो गया है किसका? प्रिमिटिव यूनिट सेल का। ठीक है, चलेगा? चलो अब, या इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल या सिंपल। देखो यहाँ पर सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल बिल्कुल कुछ है ही नहीं तामझाम। अगली चीज देखेंगे कि सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है इसमें क्या होता है। अब देखो सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं ना, उनमें कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट रहते ही हैं। एक जो भी लैटिस पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट रहते ही हैं। मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल का ढांचा तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ एक अलग जगह पर भी रहता है। मतलब कि जैसे अगर जो हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल है, मैंने क्या बोला कि कॉर्नर्स पर तो रहते ही रहते हैं लैटिस पॉइंट, साथ ही साथ कोई और पोजीशन पर भी रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या पोजीशन होगी? देखो बॉडी सेंटर्ड, या तो पूरी बॉडी के बीच में जो हमारा यूनिट सेल है उसके जस्ट बीच में, या फिर फेस सेंटर्ड, हर फेस के बीच में। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? जल्दी बताओ, 6 फेसेस होते हैं ना, तो हर फेस के बीच में एक आ जाएगा। ठीक है, देखो पढ़ो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अ यूनिट सेल हैविंग वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पर तो रहेंगे, साथ में बॉडी के सेंटर में भी रहेंगे। समझ पा रहे हो? चलो अगली चीज, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल अगर है तो उसमें क्या होगा? अ यूनिट सेल हैविंग one constituent particle at the center of each face in addition to the constituent particles at corners। मतलब कॉर्नर्स पर तो है ही है, साथ ही साथ भाई फेस के सेंटर में भी है। फेस सेंटर्ड मतलब फेस के सेंटर में। अभी ड्रॉ करेंगे एक एक। ठीक है, चलो अगला क्या हो गया भाई? एंड सेंटर्ड। अब एंड सेंटर्ड में क्या होता है? अ यूनिट सेल हैविंग वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एनी टू ऑपोजिट फेसेस। दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में, ये दो ऑपोजिट फेसेस हैं, इनके सेंटर में आ गया, ये दो ऑपोजिट फेसेस हैं, इनके सेंटर में आ गया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यूनिट सेल हैविंग वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एनी टू ऑपोजिट फेसेस इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट कॉर्नर्स। तो एंड सेंटर्ड बहुत कम पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है? मेन, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इसको हम शॉर्ट में पता है क्या बोलते हैं? इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BCC, BCC, और इसको बोलते हैं FCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या बोला? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। चलेगा? चलो अब अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनाना है तो किस तरह से बनेगा भाई? कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट ही है जो हमारे एटम्स हैं, कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट ही है। साथ ही साथ भाई इस पूरे क्यूब का जो बॉडी सेंटर है वो क्या है? ये है, राइट? बॉडी सेंटर क्या है? ये है ना, यही है ना? श्योर यही है। चलो तो यहां पर भी एक प्रेजेंट होगा, उसको मैं अलग से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। या ये हमारा पूरा ये बॉडी के सेंटर में एक, तो ये क्या बन गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, और अगर फेस सेंटर्ड की बात आती है तो ये जो हमारे फेसेस हैं इनके सेंटर में हो जाएगा। ये फेस है इसके सेंटर में हो जाएगा, ये फेस है इसके सेंटर में हो जाएगा। तो फेस सेंटर्ड भी देख लेते हैं भाई। सी ठीक है, ओके। देखो जल्दी से, ये कॉर्नर्स पर तो रहेंगे ही, ठीक है, कॉर्नर्स के मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, साथ ही साथ फेस के सेंटर में भी रहेंगे। मतलब ये फेस इसके सेंटर में, ये फेस इसके सेंटर में, पीछे वाला फेस उसके सेंटर में, साइड वाला फेस इसके सेंटर में, आगे वाला फेस इसके सेंटर में, और ये नीचे वाला फेस इसके सेंटर में। तो हो गए 6।
हुए या नहीं, है ना? देखो हर एक फेस, मतलब ये फेस इसका सेंटर, ये वाला फेस तो इसका सेंटर, अब ये जो है बेटा ये पीछे वाले फेस का सेंटर है। सिमिलरली यहां पर देखो नीचे वाला फेस इसका सेंटर, ठीक है, और फिर ये जो आगे वाला फेस है ये उसका सेंटर। आप खुद से बनाकर देखो, इजीली बना लोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, ठीक है। चलो एंड सेंटर्ड ज्यादा नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है 7 क्रिस्टल सिस्टम। हमने क्या देख लिया भाई, 3 तरह के नहीं 2 टाइप के क्रिस्टल्स देखे या फिर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखे। पहला था प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल जिसे हम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। उसके बाद प्रिमिटिव सेंटर्ड के बाद हमने देखा सेंटर्ड यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल के बाद हमने देखा सेंटर्ड यूनिट सेल, और सेंटर्ड यूनिट सेल के 2-3 टाइप्स देखे, जिसमें बीसीसी और एफसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीसी में एक बॉडी के सेंटर में होता है यूनिट सेल, और फेस सेंटर की बात करें तो हर फेस के सेंटर में होता है, ठीक है, डन। चलो अगली चीज है भाई 7 क्रिस्टल सिस्टम। अगली चीज क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 तरह के क्रिस्टल, 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके सामने है। अच्छा, इनका हमें डायग्राम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इंपॉर्टेंट है, इनके पैरामीटर्स, कि जैसे अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक में भाई क्या होता है कि ए बी और सी जो एजेस होते हैं उनकी लेंथ एक जैसी होती है ना, और जो एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री होते हैं। मतलब एक पैरामीटर हम क्या बोल सकते हैं, फॉर क्यूबिक क्या बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और जो एंगल्स हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे एक हम कंक्लूड करके बोल सकते हैं ना। 7 क्रिस्टल सिस्टम में पहला जो क्रिस्टल है क्यूबिक, इसके लिए बोल सकते हैं या नहीं। क्यूबिक में तो भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं एजेस, और जो फेसेस रहते हैं वो भी एक दूसरे के बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं 90 डिग्री। तो हमने बोल दिया कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं जो हम 7 क्रिस्टल सिस्टम में अलग अलग क्रिस्टल के लिए स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, बेस्ड ऑन यूनिट सेल पैरामीटर्स देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। These are called as crystal systems or crystal habits because any crystalline solid must belong to any of these unit cells। मतलब कोई भी आप crystalline solid ले लो, अगर उसका shape है तो वो इन्हीं में से कोई सा होगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे यहाँ पर the various crystal systems, their unit cell parameters and a few examples of each crystal system have been summarized। यहाँ पर examples तो नहीं ध्यान में रखने, लेकिन ये जो है भाई, जो distance है और एक्सियल है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्यूबिक में क्या होता है, एक्सियल डिस्टेंस A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री होता है, ठीक है। इतना पैरामीटर तो ध्यान रखेंगे। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल देखते हैं जरा कैसा होता है। यहाँ पर देखो ऑर्थोरोम्बिक में, ऑर्थोरोम्बिक किस तरह का है, देखो इसमें क्या हो रहा है चेक करेंगे। जो एज लेंथ है ए बी सी वो इक्वल नहीं दिख रही है हमें, यहां देखेंगे A इज नॉट इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी। एज लेंथ्स जो है वो इक्वल नहीं है ना। और जो एंगल है, लेकिन एंगल बिल्कुल 90 डिग्री है। देखो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। मतलब फेसेस के बीच में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री ही है ऑर्थोरोम्बिक में, लेकिन A is not equal to B which is not equal to C, ठीक है। चलो सिमिलरली अगला क्या है भाई, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में A is not equal to B and not equal to C, लेकिन यहां पर अल्फा और गामा 90 डिग्री होते हैं, बीटा 90 डिग्री नहीं होता। तो चेक करो जरा मोनोक्लिनिक में, यहां पर ये अरेंजमेंट है जिसमें अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री होते हैं लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट ही लर्न करना है।
अब इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप मत जाओ, इसको डायरेक्ट लर्न करो, प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली टेट्रागोनल की बात आती है तो जो एज लेंथ है वो इक्वल नहीं होते, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है, ठीक है, क्लियर है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ओके। टेट्रागोनल, लेट अस चेक टेट्रागोनल। टेट्रागोनल अरेंजमेंट में यहां पर देखो अल्फा बीटा एंड गामा है 90 डिग्री, ठीक है। चलो आगे समझेंगे। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में a इज इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी। अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल का रेफरेंस क्या होता है भाई, 6 है ना, 6 होता है ना, और 6 2 12 होता है, तो ऐसे करके अपनी ट्रिक्स बना लो एंड लर्न कर लो हेक्सागोनल। फिर इसके बाद रोम्बोहेड्रल है। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी इक्वल होता है लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू गामा, लेकिन ये जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होते, होते सब इक्वल है लेकिन इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होते। क्या मतलब है इसका, कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। रोम्बोहेड्रल का शेप चेक करेंगे, देखो परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल्स इक्वल है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, मतलब एंगल बीच का 90 डिग्री नहीं है। चलिए फिर ट्राइक्लिनिक आ जाएगा जिसमें ना ही एक्सियल डिस्टेंस इक्वल होता है और ना ही एक्सियल एंगल्स इक्वल होते हैं, क्लियर है। चलो ठीक है, तो ये तो हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हो गए। अब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि ब्राविस लैटिस करके एक कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या है समझ लेते हैं। बाकी Bravis showed from geometrical considerations that there can only be 14 different ways in which similar points can be arranged। मतलब इन्होंने maximum possible limit बता दी कि इससे ज़्यादा तो arrangement possible नहीं है। In case of cubic systems, which is the simplest crystal system, there are 3 types of lattices depending upon the unit cell। 3 टाइप की लैटिस हो सकती हैं, और यहाँ पर पढ़ो कि उन्होंने क्या बताया, that there can only be 14 space lattices, these 14 types of lattices are called as Bravis lattice, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर सी। अब वो जो लैटिस थी वो क्या थी, सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और क्या थी भाई, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा ठीक है, तो इस तरह की इन्होंने बोला कि सिंपल क्यूबिक लैटिस हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हो सकती है और फेस सेंटर्ड हो सकती है। मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या थी, इस टाइप में देयर आर पार्टिकल्स और लैटिस पॉइंट्स ओनली एट द कॉर्नर्स। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस अगर है तो इसमें एक सेंटर ऑफ द बॉडी पे रहेगा विद एन एडिशनल पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द क्यूब। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात आती है तो इन दिस टाइप ऑफ लैटिस देयर आर पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब विद एडिशनल पॉइंट एक सेंटर। चलो अब ये जो भी है 14 ब्राविस लैटिस, ये हमें नहीं करनी है, हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ से भाई इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। हमने क्या होता है यूनिट सेल, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब स्टडी कर लिया, किसमें किस तरह की अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, ये भी स्टडी कर लिया। अब इसके बेसिस पर हमारे आते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है, तो वो देखेंगे। और सबसे पहला है भाई सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है देखो चेक करो, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल लैटिस पॉइंट्स जो हैं, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर बॉडी सेंटर्ड है तो बीच में होगा, बॉडी के सेंटर में, या फिर अगर फेस सेंटर्ड है तो हर फेस के बीच में होगा। लेकिन यहां पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, इनका कंट्रीब्यूशन स्टडी करने वाले हैं कि एक यूनिट सेल में भाई इनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। चलो देखो, ओके, तो in this type of unit cell the lattice points are present at the 8 corners of the cube, ठीक है। कॉर्नर्स के 8 जो क्यूब है हमारा, जो भी सिंगल क्यूब है उसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं तो एक एक भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे चीज, फॉर सिंप्लिसिटी वी विल अज्यूम दैट द लैटिस पॉइंट्स आर एटम्स, ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स। अच्छा, पार्टिसिपेशन अब हमें समझना है। देखो बात क्या हो रही है कि ये जो यूनिट सेल है ना, ये जो हमारा यूनिट सेल है,
इसमें एक जो कॉर्नर एटम शेयर हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी का होकर नहीं है, एक यूनिट सेल का होकर नहीं है, इधर भी एक यूनिट सेल है, ऊपर भी एक यूनिट सेल है, यहां भी एक यूनिट सेल है, सिमिलरली आगे भी 4 यूनिट सेल हैं। तो एक जो यूनिट सेल है ये किसके बीच में शेयर हो रहा है? 8 और यूनिट सेल्स के बीच में शेयर हो रहा है। यहां पर देखो, मान लो ये जो हमारा एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है, लेकिन इसके पीछे भी है, आगे भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। ये एक लैटिस पॉइंट, सिमिलरली ये एक लैटिस पॉइंट, ये भी 8 के बीच में शेयर होगा भाई, ये वाला ये भी 8 के बीच में शेयर होगा, ये वाला भी 8 के बीच में शेयर होगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन कितना हो गया? एक यूनिट सेल का पार्टिसिपेशन कितना हो गया? 1/8। अगर 8 और यूनिट सेल्स के बीच में एक लैटिस पॉइंट शेयर हो रहा है तो पार्टिसिपेशन कितना हो गया भाई उसका? 1/8, ठीक है। कितना हो गया पार्टिसिपेशन? कॉर्नर पर जो यूनिट सेल होता है, द यूनिट सेल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स कंट्रीब्यूट 1/8 टू ईच यूनिट सेल। फिर से पढ़ेंगे यहां से, देखो, each corner atom is shared between 8 adjacent unit cells, 4 unit cells in the same layer and 4 unit cells of the upper या फिर lower layer, ठीक है। Therefore the atom present at each corner contribute 1/8 to each unit cell। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? इस यूनिट सेल के लिए 1/8, अगला जो साइड में यूनिट सेल प्रेजेंट है उसके लिए भी 1/8, ठीक है, इसका भी कंट्रीब्यूशन 1/8। ऐसे ही जितने भी कॉर्नर पे जो हमारे पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, कॉर्नर 1/8। ऐसे करके लर्न कर लो, बिल्कुल सॉलिड कर लो अभी के अभी। कॉर्नर पे जो यूनिट सेल होता है उसका कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है इसका जो यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो, देयर आर 8 एटम्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। कितने एटम्स होते हैं? 8 एटम्स, 8 एटम्स होते हैं। ये हमारे यूनिट सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। तो टोटल जो हमारे एटम्स कितने हो गए? 8, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है भाई? 1/8। तो इसने हमें क्या दे दिया? जस्ट 1। मतलब हम क्या मानकर चलेंगे कि एक यूनिट सेल में जो कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट हैं, इन टोटल उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। कितना है? जस्ट 1, ठीक है। चलो यहां पर देखो, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट हैं हर एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में, जो कि होता है 8 कॉर्नर एटम्स इंटू 1/8 पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या है? टोटल जो एटम्स हैं एक यूनिट सेल में कॉर्नर पर, कॉर्नर पोजीशंस पर, और कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो ये हमें मिल गया 1। हेंस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज 1 एटम पर यूनिट सेल। सिंपल की बात हो रही है अभी, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका कंट्रीब्यूशन या इसमें टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट हैं? यहां पर देखो, फिर से ये स्टेटमेंट पढ़ो, अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज 1 एटम पर यूनिट सेल, मतलब एक ही एटम प्रेजेंट होगा। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन में कि भाई बताओ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट रहते हैं? जस्ट 1 बोलोगे। 8 बोलोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बचता है फिर हमारा जो टोटल एटम है, ठीक है। चलो अगली चीज, अब इसी फॉर्म में हम बीसीसी का भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, या बीसीसी में टोटल जो हमारा बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स रहते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन अभी स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पर, each small sphere represents only the center of the particle occupying that position and not its actual size. This type of structures are called as open structures। ठीक है, ये सब छोड़ो, ये हमारे काम की बात नहीं है। हमारे काम की बात ये थी, एक रिजल्ट आप ये देखेंगे, दूसरा रिजल्ट क्या देखोगे? जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है भाई? ये हमारा क्यूब है पूरा, इसमें कॉर्नर्स पर तो एटम्स प्रेजेंट है ही, और कॉर्नर्स के एटम्स का हमने कंट्रीब्यूशन भी जान लिया है। तो मैं अब इसको डिफरेंट कलर से नहीं बना रही हूं,
सेम कलर से, ताकि जो बॉडी सेंटर में है वो हाईलाइट हो जाए। बॉडी सेंटर में एक ये है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझो और बताओ मुझे कि यहां पर इनका कंट्रीब्यूशन तो 1/8 है। अब ये जो बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल है ना, इसमें कॉर्नर वाले एटम्स का कंट्रीब्यूशन तो 1/8 है। 1/8 into 8 दैट गिव्स अस 1। तो ये जो 8 है ये मिलाकर के एक ही बना रहे हैं, एक ही एटम टोटल दे पा रहे हैं। और ये जो बॉडी सेंटर में है, क्या ये किसी से शेयर हो रहा है? ये तो पूरे क्यूब के सेंटर में है ना, मतलब ये जो यूनिट सेल है ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का इकलौता ऐसा एटम है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी का है, इसी के अंदर है, क्योंकि इसकी शेयरिंग नहीं हो रही है। तो ये तो पूरा पूरा माना जाएगा, ये वाला तो पूरा पूरा माना जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन 1 माना जाएगा, ठीक है। ये तो शेयर नहीं हो रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन हम क्यों डिवाइड करें भाई? तो सिंस ये शेयर नहीं हो रहा है, इसीलिए 1 at BCC दैट इज 1 at बॉडी सेंटर, ये तो कॉर्नर एटम्स हो गए, कॉर्नर एटम्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम्स हो गया 1, और कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर वाले का क्या हो गया? बॉडी सेंटर वाले का भी हो गया 1 भाई। तो टोटल एटम्स बीसीसी में कितने हो गए? 1 + 1 दैट इज 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट है, कंट्रीब्यूशन छोड़ दो, टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट है, तो 2। क्लियर है? ठीक है इतनी बात। चलो सिमिलरली अब आता है फेस सेंटर्ड का। ये देखो बॉडी सेंटर्ड में दिया है इन्होंने, इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स पर यूनिट सेल, ये तो कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन, साथ ही साथ नंबर ऑफ एटम्स एट बॉडी सेंटर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये शेयर नहीं होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी अरेंजमेंट हो गए 2। ठीक है डन। चलो अगली चीज देखेंगे अब। ओके अब आता है फेस सेंटर्ड। अब देखो फेस सेंटर्ड में ध्यान से समझो कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल थर्ड वाला, इसमें क्या होता है, ये जो एक एटम है हमारा जो फेस के सेंटर पे, एक तो हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, सी कुछ तो हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिमिलरली ये जो रिपीटिंग पैटर्न है ना, ये तो एक यूनिट सेल है, इसी के जस्ट साइड में एक होगा, फिर ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा, इस तरह से 3D में अरेंजमेंट ऐसे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, तो एक यूनिट सेल के लिए कॉर्नर्स वाले एटम का कंट्रीब्यूशन वही हुआ 1/8 into 8 which is equal to 1। लेकिन जो फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, ये वाला जो फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है भाई? इसका कंट्रीब्यूशन हो जाता है हाफ। क्योंकि आप खुद से सोचो, 2 यूनिट सेल के बीच में, मतलब ये जो 2 यूनिट सेल है, फेस में तो ये प्रेजेंट है, इसके फेस में ये प्रेजेंट है, लेकिन साइड में एक और यूनिट सेल है ना, तो उस यूनिट सेल का फेस भी तो ये हो गया, ये वाला फेस दोनों के केस में कॉमन है, ये वाला जो फेस है भाई ये दोनों यूनिट सेल के केस में कॉमन है। तो यहां पर जो हमारा एटम होगा जो फेस के सेंटर में प्रेजेंट होता है, इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, वो तो शेयर हो रहा है ना, ये तो दोनों के बीच में आ रहा है। अब सिंस 2 यूनिट सेल के बीच में ही शेयर हो रहा है, तो आधा आधा कंट्रीब्यूशन, ये आधा इसका है आधा उसका है, कंट्रीब्यूशन कितना दे पा रहा है वो यूनिट सेल को? हाफ। क्लियर है इतनी चीज? सिमिलरली अगर मान लो कि ये फेस ना कंसिडर करके हम ऊपर वाला फेस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाला फेस कंसिडर कर लेते हैं, तो देखो इसमें जरा ऊपर वाले फेस में क्या हो जाएगा, सी ऊपर वाला फेस ये कंसिडर कर लिया, ये वाला, ठीक है। अब इसमें खुद से सोचो कि ऊपर भी तो एक क्यूब होगा, एक क्यूब भाई ऊपर भी होने वाला है, इसी तरह से ये जो बाउंड्रीज हैं ये उस क्यूब की हो जाएंगी, ठीक है, एक क्यूब ऊपर भी होने वाला है। तो ये जो फेस है ये ऊपर वाले क्यूब और नीचे वाले क्यूब के बीच में कॉमन शेयर हो गया। तो यहां पर जो अब फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट है, ये ऊपर वाले के बीच में भी शेयर हो रहा है और नीचे वाले के केस में भी शेयर हो रहा है, मतलब 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर हो रहा है, 2 यूनिट सेल के कॉमन फेसेस हैं ये।
तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, हाफ। सिंस 2 के बीच में शेयर हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन हो गया हाफ, ठीक है। अब यहां पर समझो कि 1/8 इंटू 8 तो कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन हो गया 1। अब फेसेस कितने होते हैं, जो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें फेसेस हमारे पास कितने होते हैं, चेक करो। ये यूनिट सेल है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, आगे पीछे 5 और 6, है ना। तो 6 फेसेस हो गए और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 6 फेसेस में 6 एटम्स, 6 फेसेस में 6 एटम्स, और हर एक एटम हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये कितना हो गया भाई, 3। तो टोटल एटम्स एफसीसी में कितने हो गए भाई, 4। एक यूनिट सेल, एक एफसीसी यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने हो गए, 4। डन, परफेक्ट। चलो एक बार समझ लेंगे, एफसीसी unit cell arrangement. In this type of unit cell there are lattice points at all the corners and the center of each of the 6 faces. अब each corner atom is shared by 8 cubes. तो corner atom का contribution तो 1/8, लेकिन atom present at the center of each face is shared by 2 unit cells. तो contribution कितना हो जाएगा, half, just half, ठीक है। तो like that we have atom present at the face center contributes 1/2 to each unit cell, ठीक है। चलो इसी तरह से फिर टोटल एटम्स हो जाएंगे 4, ठीक है। तो समरी ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स इज गिवन हियर। यहाँ देख लो, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर 8 होते हैं, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो टोटल कितने हो गए, 1। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर वाले का तो 1 ही होगा, सिमिलरली फेस सेंटर्ड में कॉर्नर वाले का तो 1 ही होगा। नंबर ऑफ एटम्स इन सेंटर, मतलब बॉडी के सेंटर में, बॉडी सेंटर्ड में 1 है, ठीक है। और यहाँ पर फेस सेंटर्ड में बॉडी के सेंटर में होता है क्या, नहीं, फेस के सेंटर में होता है, राइट। तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 3। सिमिलरली टोटल 2 हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। कोशिश करो कि डायरेक्ट याद रखो, एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारा टोटल एटम्स होते हैं 1 होते हैं, बीसीसी में टोटल एटम्स 2 होते हैं, एफसीसी में टोटल एटम्स 4 होते हैं, ठीक है। क्लियर बात है इतनी। तो ये चीजें हमने आज के लेक्चर में देखी है, और फिर आज के लिए इतना ही। क्या क्या ध्यान रखना है हमें कि यूनिट सेल के क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स हैं उनको किस बेसिस पर हमने डिफरेंशिएट किया है। मतलब आपसे ऐसा पूछ लेंगे कि भाई मोनोक्लिनिक के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू है, एज लेंथ का डिस्टेंस और एंगल का डिस्टेंस, मतलब एंगल का जो मेजरमेंट है वो आपको बता देंगे, 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपको उसमें से चूज करना है कि मोनोक्लिनिक के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। और एक चीज, ये 3 टाइप के जो हमने क्रिस्टल्स देखे और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट देखे, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो आपसे डायरेक्ट बोलेंगे कि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, ठीक है, या फिर सीधे बता देंगे कि बीसीसी क्रिस्टल है और आगे की कैलकुलेशन करनी है, आपको नंबर ऑफ एटम्स पता होने चाहिए। क्लियर है। चलो तो आज के लिए फिर इतना ही। और आपको जो भी लेक्चर देखना है, आपको पता है कि डायरेक्ट आप magnetbrains.com गूगल पर टाइप करेंगे तो जो भी कोर्स आप फॉलो कर रहे हो वो चूज करके पूरा का पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। एंड मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप घर बैठे अपनी प्रेपरेशन अपने बोर्ड्स लेवल के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो तो मान लीजिए आपको नीट का कंटेंट एक्सेस करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, नीट पर टैप करोगे और जो भी सब्जेक्ट देखना है उसमें वॉच नाउ पर क्लिक करके अपना देख सकते हो। ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डीपीपीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारी चीजें अरेंज्ड मिल जाएंगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आपको एक्सेस करना है आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, सभी कुछ सीक्वेंशियली अरेंज्ड है आपके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो भी देखना है वॉच नाउ पर टैप करके इस तरह से लेक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, रिलेटिव्स को बताएंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी भी कोर्स के लिए कोई सब्सक्रिप्शन आपसे लिया जाएगा, ठीक है। चलो
ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।